मैं राय साहब आपके पास आ जाऊं। स्पष्ट है कि जिनके नाम जो जिनके नाम किदवई साहब ने लिए, फराज साहब ने, वो बिल्कुल साफ है कि दिल्ली में लोगों का क्या, दिल्ली में अमित शाह का उनकी पीठ पे हाथ है और ये स्पॉन्सर्ड होता है। इसमें कोई घुमा फिरा के नहीं है, चाहे वो आनंद चाहे मतलब कोई भी व्यक्ति हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो। कोई, मैं एक दो चीजें आपसे, और एक तो ये, इससे नुकसान क्या हो रहा है, दो नुकसान हो रहे हैं। एक तो ये हो रहा है कि गुजरात के जितने ठेकेदार यहाँ आ रहे हैं, वो एक तरह से लग रहा है कि एक समय ईस्ट इंडिया कंपनी आती थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी लूट के ले जाके लंदन माल ले जाती थी। उत्तर प्रदेश में भी ये गुजरात के जितने ठेकेदार आ रहे हैं, ये लग रहा है लूट के सब सब गुजरात जा रहा है माल। गुजरात जा रहा है या विदेश चला जा रहा है, जहां पे भी जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के ठेकेदार अच्छे बड़े जो थे, उत्तर प्रदेश के ठेकेदार उत्तर प्रदेश में रहते थे यहीं पे, अब वो तो ठेकेदार सब वहां के आ गए हैं। मैं एक और आपसे पूछ लूं, क्योंकि आप इलाहाबाद में बैठे हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि अयोध्या और प्रयाग भी बढ़ गए हैं? अयोध्या किसी और का, प्रयाग किसी और का। मतलब बीजेपी के ही दो वरिष्ठ जो नेता हैं, उनमें ये अयोध्या तुम्हारा, प्रयाग मेरा, राम जन्म मंदिर तुम्हारा, कुंभ मेरा, वहां पे मैं नहीं आऊंगा। वो इस बार 22 जनवरी को एक भी व्यक्ति गया ही नहीं, अयोध्या मंदिर लगा ही नहीं, अयोध्या मंदिर नाम का कोई चीज, इसलिए इतना हंगामा था, मतलब इतना हंगामा था उसमें 22 जनवरी को, मतलब उत्तर प्रदेश वाले उसको भूल ही गए और प्रयाग वाले को दिल्ली वाले भूल जा रहे हैं। इस पे भी जरा एक आपकी टिप्पणी चाहेंगे, क्योंकि ये तो एक दूसरे का शाह और मात का खेल है। शाह साहब आए थे शाह और मात का खेल खेलने के लिए। सर, राजनीति में स्थितियां कितनी तेजी से बदल सकती हैं। आपके मुंह से मैं पहली बार सुन रहा हूं 22 जनवरी का नाम तारीख सब भूल गया लोगों को। जिस 22 जनवरी की का हरी बटन दबा के मोदी जी ने यह विश्वास अर्जित किया था कि मैं चुनाव प्रचार न भी करूं तो मुझे 400 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, उस अयोध्या में आज वो बड़ा प्रासंगिक हो गया है। आपका डिलीवरी सिस्टम कोलैप्स कर गया, आप जनता के वादों के साथ विश्वासघात किए, आपने किसानों को जवानों को कहा कुछ, दिया कुछ नहीं। लेकिन अविमुक्तेश्वरानंद के साथ जब आपने शास्त्रार्थ किया था अयोध्या के 22 जनवरी को लेकर, और फिर चारों शंकराचार्य ने मिलकर कहा था कि शास्त्र सम्मत अगर नहीं है तो मंदिर का शिलान्यास आपको नहीं करना चाहिए, अधूरा मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता, साइट भी ठीक नहीं है और इसके परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और परिणाम भुगता आपने देखा किस तरह से इंडिया गठबंधन और पीडीए और समाजवादी पार्टी ने हाथ से छीन लिया अयोध्या को, और शंकराचार्य जी को कहने को मिल गया कि देखो इस भगवान राम ने तुमको दंडित किया, तुम रामद्रोही हो। और ये लड़ाई जब देखिए अयोध्या के बाद जो दूसरा प्रयोग प्रयाग में चल रहा, वो प्रयोग तो पिछले साल ही असफल हो गया। प्रयाग में 29 जनवरी को पिछले वर्ष आधी रात को पूर्ण कुंभ के दौरान जो भगदड़ हुई, क्योंकि वो दुनिया का सबसे बड़ा कुंभ आयोजित था जिसमें इतने रुपए खर्च हुए, जो राम मंदिर के निर्माण से 5 गुना ज्यादा रुपया खर्च हो रहा था। भारत के नए पार्लियामेंट जो न्यू विस्टा है उसमें जितना बजट लगा उसका 7 गुना रुपया खर्च हुआ। 10,000 करोड़ से ज्यादा रुपया और 27 विभागों के अपने अलग बजट थे। और उस भगदड़ का आज तक छिपाया जा रहा है कि मृतकों की सूची कौन है। और सबसे पहले मोदी जी ने दिल्ली चुनाव में एक मंच से श्रद्धांजलि देकर वह पोल खोल दिया कि हम मरे हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश की पूरी मीडिया और सारा प्रशासन तंत्र ये कह रहा लोगों का इलाज चल रहा है, कोई मरने की कोई खबर नहीं। तो वो जो इन धर्म ध्वजावाहकों ने जो राजनीति में धर्म को का घालमेल करने की कोशिश की, उसमें कुंभ भी नहीं काम आया। और माघ मेला में अनावश्यक रूप से, मैं आनंद जी का और चैनलों पर सुन रहा था, बहुत तार्किक विश्लेषण किया, अनावश्यक रूप से कि साहब 100 आदमी का हुजूम लेके चल रहे हैं। तुम अखबारों में छपवाते हो कि आज 4 करोड़ लोग स्नान किए। आज कल रात में एक मित्र को छोड़ने गया, 10:30 बजे सड़कों पर सन्नाटा था। रेलवे स्टेशन के सामने वाली वो नवाब यूसुफ रोड कही जाती, उधर से मैं गुजरा था। आज सुबह अखबार कह रहा है कि पूर्ण कुंभ का भी रिकॉर्ड भीड़ ने तोड़ दिया।
तो जब करोड़ों लोग संगम में जा रहे हैं, गंगा जी में जा रहे हैं, 28 घाटों पे नहा रहे हैं, तो 1000 या 500 या 100 लोगों की भीड़ के साथ, भीड़ नहीं उनके साथ के लोगों के साथ अगर माननीय शंकराचार्य गंगा जी के में स्नान करने जा रहे हैं तो कौन सा अराजकता किया, कौन सा नियम तोड़ा उन्होंने? आखिर उत्तर प्रदेश की नौकरशाही और ब्यूरोक्रेसी इतनी बेलगाम क्यों है? और अगर गलती हो गई और गलती स्वीकार किया, डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि भगवान शंकराचार्य से पैरों पर गिरकर मैं विनती कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं और कह रहा हूं कि हठ त्याग दें, स्नान करें, ये विवाद खत्म करें। उसके बावजूद इलाहाबाद की आयुक्त महोदया, यहाँ के पुलिस आयुक्त महोदय, यहाँ के जिलाधिकारी महोदय के पास इतनी भी शिष्टाचार नहीं है कि जाकर वो शंकराचार्य के पास जाकर कहें, अपनी गलती को स्वीकार करें, सरकार की तरफ से अपनी मंशा बैठा है। यह पूरा का पूरा देखिए, उत्तर प्रदेश बहुत गहरी राजनीति के साजिश का शिकार हुआ। इसमें आपने जो ये बहस छेड़ी है अमित शाह का लखनऊ दौरा, अमित शाह के साथ मोदी जी, इन लोगों का यह संयुक्त संकल्प है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति से उखाड़ फेंकिए योगी जी को। और यह कोई पहला प्रयास नहीं है कि अमित शाह उत्तर प्रदेश दिवस मनाने आ रहे हैं। इनको उखाड़ने के लिए पहली बार आपने भेजा गुजरात कैडर का आईएएस, जो सीएमओ में रहा 20 साल तक, पीएमओ में रहा 2014 से के पहले दिन से, शपथ ग्रहण से एमएलसी बना के भेजा कि ये उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री होंगे और राज्य सरकार को हैंडल करेंगे। योगी जी ने धोबिया पाट मार के चित किया, इनको मकान भी अलॉट नहीं हुआ शर्मा जी को। इनको हर तरह के छींचा लेदर किया। मऊ जिले में इनकी राजनीति इतनी कमजोर है कि वहां पर एक टॉलरिया नहीं जिता पा रहे हैं शर्मा जी। उसके बाद आपने 4 साल 5 साल तक जो है केंद्र सरकार ने वहां पर डीजीपी नियुक्त नहीं होने दिया, जहां पे एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा हत्या, सबसे ज्यादा बलात्कार, सबसे ज्यादा चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज नंबर 1, 2, 3 की पोजीशन ले रही यूपी। वहां पर एक डीजीपी भी आपने नहीं नियुक्त होने दिया। उसके बाद बिना योगी जी को जानकारी के एक आदमी आता है और वो रिटायर्ड आदमी है और कहता है कि मैं द्वारका प्रसाद मिश्र, मैं उत्तर प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी। योगी जी के कंधे पर उनको बैठा दिया गया कि योगी जी को अब दिल्ली से नियंत्रण होगा। तो योगी जी को तो ये संयुक्त प्रकल्प का हिस्सा है। और देखिए योगी जी और ये केवल ये देख रहे हैं कि इसका डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे होगा, इसका डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, क्योंकि ये कैडर बेस्ड पार्टी है और योगी जी इस कैडर का हिस्सा नहीं रहे हैं। योगी जी का जो मठ है वो तो हिंदू महासभा वहां से निकली है और योगी जी ने जो स्वयं संगठन बनाया उसका नाम युवा हिंदू वाहिनी है। योगी जी हर चुनाव में आरएसएस और भाजपा से सीट के सवाल पर तू मैं करते थे और छीना झपटी करते थे। तो कैडर बेस्ड पार्टी में आज ये देखना बस उनका यही है कि अगर ये इनको हटाया गया तो नुकसान कितना होगा। और कैडर बेस्ड पार्टियों में देखिए, कम्युनिस्ट पार्टियों में आपने देखा कि नृपेंद्र चक्रवर्ती को निकाल दिया गया, जू तक नहीं कोई रहेगा। आपके सोमनाथ चटर्जी को निकाल दिया गया, कोई विद्रोह नहीं हुआ। भाजपा में देखिए बलराज मधोक, अडवाणी जी अपने किताब में लिखते हैं कि हम और अटल जी उनका पोस्टर लगाते थे, चिपकाते थे ले ही लेकर, और दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग इनका पर्ची बांटते थे। और तब दरी पे बैठ के मीटिंग होती है, जिस मीटिंग में बलराज मधोक को पार्टी से निकाला गया जनसंघ से, जो कैडर बेस्ड पार्टियां होती है, एक आदमी उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए भी नहीं गया, एक आदमी उनको दरवाजे तक छोड़ने के लिए। आप कहते हैं कि वो बहुत दबंग है योगी जी पंजा लड़ा देंगे, तो मैं पूछता हूं कि वसुंधरा राजे कम दबंग थी क्या, जो प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर नहीं समझती थी? जिस मोदी जी का सूरज तमतमा रहा, उस मोदी जी का फोन 8 बजे रात के बाद वो नहीं उठाती थी। 8 PM नो सीएम। और कैसे निकाला उनको, क्या दुर्गत कर दी, पर्ची पकड़वा दिया राजनाथ सिंह से, उस विधायक का नाम तक वो नहीं जानती तो वो उनके सामने शपथ ले रहा है। शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थे क्या मोदी जी?
मोदी जी तो दुबई के शेख हैं समझिए। गुजरात तो समझिए कि एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री है, स्टेट है, वहां संपन्नता है, वहां पैसा है, वहां सैकड़ों साल पुराने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हीरे जवाहरात के कारोबारी हैं। एक गरीब पिछड़े राज्य मध्य प्रदेश में लगातार चीफ मिनिस्टरशिप जीतने वाले को क्या असर किया इन्होंने। अब इनको बस यही देखना हो कि संघ को भी इन्होंने कमजोर किया, नहीं तो नितिन नवीन जैसे नौसिखुआ को जो जो कहने जनरेशनल चेंज है, इन्होंने बिल्कुल एक चूहा अपने पिंजरे में रखा हुआ है। वो कोई जनरेशनल चेंज नहीं। जनरेशनल चेंज तो प्राइम मिनिस्टर भी थे। जब वो 2014 में आए तो दावेदार तो 80 साल से ऊपर वाले लोग कर रहे थे, अडवाणी और जोशी जी, और 54 साल का आदमी प्राइम मिनिस्टर हो गया। मेरे ख्याल से 54 साल के रहे होंगे या जो भी रहा होंगे, 64 साल के रहे होंगे। तो जनरेशन चेंज तो ये भी थे जब 2002 में ये चीफ मिनिस्टर हुए। ये केवल और केवल एक पिछलग्गू को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, और ये देखने के लिए कि आरएसएस का क्या रिएक्शन है। और इसमें भी योगी जी को किसी भी कीमत पर ये, और योगी जी ने कहा भी जीतने के पिछले चुनाव के बाद कि मैंने कहा था कि लल्लू सिंह को टिकट मत दो, मैंने इनसे कहा था कि 40 टिकट बदल डालो, ये मेरी बात नहीं माने, इसका परिणाम भुगत रहे हैं। तो वो तो जस्टिफाई कर रहे हैं, योगी जी तो प्रचार कर रहे हैं कि मैं जो 39 जगह बिहार में गया 37 जगह जीता, और अखिलेश जी को कह रहे हैं कि वो 27 जगह गए, 25 जगह हार गए। और ये स्टैटिस्टिक्स दे रहे हैं कि मेरी आवाज दूसरे राज्यों में भी सुनी जाती है, असम और त्रिपुरा में भी मैं चुनाव जिता के आया हूँ। राय साहब आप कंक्लूड करिएगा। तो बस मैं यही कह रहा हूं कि ये बहुत तगड़ा संघर्ष है, और इसमें एक बहुत बड़ी राजनीतिक और प्रशासनिक भूल हुई जो अविमुक्तेश्वरानंद जी को उन्होंने अपमानित किया, और छोटे छोटे ब्राह्मण बालकों को और दंडी स्वामियों को इन्होंने थाने में ले जाकर बर्बरता पूर्वक जो है मारा।